सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, क्रांतिकारी सलाम और जहां उपस्थित आप सभी साथियों को, विशेषकर मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर सुनीलम, रमा सर और सुनील सरदार जी और आप सभी लोगों को एक बार पुनः क्रांतिकारी सलाम। आप सभी को जय भीम, जय समाजवाद। आज हम मधु लिमये साहब को याद कर रहे हैं, उनकी जन्म जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। एक ऐसे करिश्माई सितारे का जन्मदिन जो इस देश में समाजवादी विचार का एक ऐसा प्रोदा रहा जिसने इस देश के सशक्तिकरण के लिए और लोकतंत्र के, मुकम्मल लोकतंत्र के स्थापना के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करने का काम किया। जब हम सोशलिस्टों के नज़रिए से जाति के विनाश की बात करते हैं और बहुसंख्यक वंचित बहुसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा नज़रिया हमें सामने आता है, ऐसा रास्ता हमें सामने दिखता है मधु लिमये के विचार के रूप में। वो विचार सामने आता है जो वास्तविकता में इस देश को सशक्तिकरण बना सकता है और जो उनका सपना था लोकतंत्र को मुकम्मल लोकतंत्र बनाने का, उसकी मुकम्मल लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है। वो मधु लिमये साहब का वो विचार है इस देश को बचाने का, जो विचार डॉक्टर अंबेडकर का रहा, जो विचार डॉक्टर लोहिया का रहा। और एक ऐसे महामानव की भी जयंती आज पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, वो बुद्ध की जयंती, जो बुद्ध समाजवाद की बात किया करते थे। वो बुद्ध वही बात किया करते थे 2500 साल पहले जो इस देश के अंदर मधु लिमये साहब ने की, लोकतंत्र के सशक्तिकरण की। और वो 2500 साल पहले, जब चाहे वो राजा के रूप में हो या फिर बुद्ध ने जब अपना राजपाट छोड़ा और जब उसके बाद संघ की स्थापना के रूप में हो, तो वो उस समय से जो विचार बुद्ध से चला, फिर वो बाबा साहब तक, डॉक्टर लोहिया तक और मधु लिमये साहब तक आया, और वो इस देश के सशक्तिकरण के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। और जब हम बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान की बात करते हैं और सबसे पहले जब प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट नज़रिया हमें दिखता है कि जिस विचार की लड़ाई मधु लिमये साहब इस देश में लड़ रहे थे, जिस विचार को स्थापित करने की लड़ाई, वो पूरा का पूरा विचार उस प्रियम्बल में बाबा साहब ने जैसे उतारा हो। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद ब्राह्मणवाद के खिलाफ बचपन से संघर्ष करने का काम मधु लिमये साहब ने किया। और वो ब्राह्मणवाद जो इस देश के अंदर जाति व्यवस्था का पोषक रहा, शोषण का पोषक रहा, उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो लड़ते रहे। और उसी ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए उस जो व्यवस्था इस देश में संविधान के रूप में लाई गई, समानता के विचार को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र के विचार को स्थापित करने के लिए, चाहे जब हम संविधान का पहला शब्द पढ़ते हैं हम भारत के लोग, तो वो हम की बात डॉक्टर मधु लिमये साहब किया करते थे, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा। इस देश के अंदर एक परसेप्शन चल रहा है और वो मधु लिमये साहब का जो विचार था वो आज बड़ा प्रासंगिक साबित होता है। मधु लिमये साहब कहा करते थे कि जब दलित और पिछड़े सशक्तिकरण होगा, दलित और पिछड़ों का सशक्तिकरण होगा, तो एक ऐसी ताकत इस देश में उत्पन्न होगी, ऐसी ताकत इस देश के अंदर आएगी जो इस विचार को ख़त्म करने के लिए, सशक्तिकरण को ख़त्म करने के लिए काम करेगी, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, पूंजीवाद के नाम पर हो। आज इस देश के अंदर वही हो रहा है। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। जब मेरे और मेरे साथियों के द्वारा ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एक एडवोकेट हूँ, डॉक्टर सुनीलम और रमाशंकर साहब के साथ जो है मैंने काम करना चालू किया, इनके मार्गदर्शन में काम किया, डॉक्टर सुनील सरदार साहब के नेतृत्व में काम किया। जब हम लोगों ने बाबा साहब मूर्ति स्थापना के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस को एक ज्ञापन दिया, पूरे देश में वो मुद्दा चला। और जब मैं और मेरे साथी जब गए, चीफ जस्टिस साहब जब पहली बार ग्वालियर आए और हमने वो ज्ञापन दिया और हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है, बाबा साहब की देश के कानून मंत्री के तौर पर बाबा साहब की मूर्ति जो है ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित होना चाहिए। और उस ज्ञापन के कुछ दिन बाद उस ज्ञापन की स्वीकारिता हो जाती है, मूर्ति लगने का प्रशासनिक आदेश हो जाता है हाईकोर्ट से। वो जबलपुर रजिस्ट्री से ग्वालियर रजिस्ट्री में आ जाता है। लेकिन तथाकथित कुछ लोग जो ब्राह्मणवाद के पोषक थे और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, वो लोग उस मूर्ति का विरोध करते हैं और ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं होने देते हैं। तो वो विचार आज भी प्रासंगिक है मधु लिमये साहब का, जो वो कहते हैं कि जब दलित और पिछड़ों का सशक्तिकरण होगा और अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तो ऐसी पूंजीपति ताकतें और ऐसे लोग इस देश के अंदर खड़े होंगे जो
जो इस सशक्तिकरण के खिलाफ होंगे, इस सशक्तिकरण को तोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और इस आशा और इस उम्मीद के साथ कि हम साथ मिलकर लड़ते रहेंगे समाजवाद की स्थापना के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आखिरी में आज के कार्यक्रम के आयोजकों का। वो धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि समाजवाद का कुनबा पूरे देश के अंदर सिमट गया और चुनिंदा लोग रह गए समाजवाद को मानने वाले, समाजवाद की अलग जगाने वाले। उसमें से आप सब लोग जो हैं उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं, लेकिन हैं पूरे देश में उंगलियों पर गिने जाने वाले। अम्बेडकरवादी कुनबा बढ़ा, लेकिन आज अम्बेडकरवादी कुनबे से इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या इस देश के ब्राह्मणवादी लोगों को हो रही है, मनुवादी लोगों को हो रही है कि आज डॉक्टर अम्बेडकर को जो है टारगेट करने का काम किया जा रहा है। उन्हें जहाँ तक कह दिया जाता है कि वो संविधान निर्माता ही नहीं है, उनसे पहले जो है पंडित नेहरू को टारगेट किया जाता था। मतलब टारगेट जो इस देश में सशक्तिकरण का विचार लेके आए, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज के कार्यक्रम में आयोजकों ने इतना शानदार काम किया कि बाबा साहब का विचार एक तरीके से समाजवादी विचार था, मधु लिमे का जो विचार था समाजवादी विचार, डॉक्टर लोहिया का विचार समाजवादी विचार, और बुद्ध का जो विचार था, बुद्ध को भगवान के रूप में कई लोग पूजने लगे, लेकिन वो तलवारों को छोड़कर वैचारिक क्रांति करने इस दुनिया में निकले थे, देश में निकले थे। इन सबको एक करके बैनर पर देख रहे हैं तो बाबा साहब भी हैं, और डॉक्टर लोहिया भी हैं, मधु लिमे साहब भी हैं। जब इस देश में ऐसी झलकें कम दिखती हैं, इन सबको एक करने का जो है काम आज के कार्यक्रम में आयोजकों ने किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय समाजवाद। न्याय की अगर हम बात करें और सामाजिक स्तर पे उस प्रश्न को छूने का अगर हम कोशिश करें, जाति से को छुए बिना आप नहीं कर सकते। किसी भी तरह की असमानता, गैर बराबरी, अन्याय का जो अंतिम जो स्रोत है, या आप उसको पहला स्रोत भी कह सकते हैं, भारत में कम से कम वो जाति है। और राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा कोई भी है, अगर वो जाति के प्रश्न से डील नहीं कर रही है तो मुझे लगता है कि वो विचारधारा पूरी तरह ईमानदार नहीं है। अगर आज हम मधु लिमे साहब और डॉक्टर अम्बेडकर और गौतम बुद्ध, इन तीनों को एक साथ याद करते हुए समाजवादी नजरिए से जाति के प्रश्न को छू रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी और बहुत ईमानदार पहल है। अभी तक जो कुछ बात हुई है, मुझे लगता है कि वो अतीत में जो कुछ होता आया है या हुआ है इसके विषय में ज्यादा रही है। मैं भविष्य की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। अंतिम रूप से अगर हम देखें ऐतिहासिक विश्लेषण में भी, तो सत्ता और संपत्ति का जो वितरण है, उसी के खेल को इधर या उधर धकाने के लिए जाति का निर्माण हुआ है। चाहे उसको धर्म ग्रंथों में किसी और रंगों में रंग दें या किसी और विचारधारा में किसी और तरीके से हम उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करें, अंतिम रूप से यह अवसर, अधिकार और संपत्ति की बात है। क्या ये प्रश्न जाति के उन्मूलन से जो जोड़ के अभी तक हमने जिस तरह विश्लेषित किया है, क्या वो वर्तमान और इसके पीछे का जो तुरंत गुजरा हुआ अतीत है वहीं तक सीमित है क्या, या आज भी हम जिस अर्थ में जाति उन्मूलन की बात कर रहे हैं, अगर उस अर्थ में वो भी जाए कुछ अर्थों में, क्या ये भविष्य में नहीं जाएगा? ये सवाल क्या भविष्य में नहीं जाएगा? वो जा रहा है। मैं इशारा करना चाहूंगा टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह जातिवाद इंटरेक्ट कर रहा है। अगर ठीक से देखा जाए तो जैसे अली अनवर साहब कह रहे थे कि जो नालियों में, गड्ढों में मरने वाला जो समुदाय है वो कौन है, वहां से आपको पता चलता है कि टेक्नोलॉजी भी किन्हीं खास लोगों को पुरस्कार देती है और किन्हीं खास लोगों को दंड देती है। इस विचार को भी हमको आगे लेके चलना चाहिए अगर हम वास्तव में समता की बात करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हो या साइंस हो, वो भी कोई निरपेक्ष नहीं है अपने आप में। वो भी जब समाज में है ना, समाज के एक्टर्स की मदद से जब कदम रख के चलते हैं, तो वो उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी पसंद और नापसंद है, उससे बहुत हद तक वो रंग जाते हैं। जैसे भारत में कोई भी धर्म आ जाए, कोई भी वाद आ जाए, वो जाति का जो काला रंग है उस पर चढ़ ही जाता है कुछ ना कुछ करके, है ना। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस बात को मजाक में कहते हैं कि भारत में कोई भी धर्म आ जाए, वो दूसरों को कितना कन्वर्ट करता है ये पक्का नहीं, लेकिन कास्ट उसको अपने में जरूर कन्वर्ट कर लेगी। ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ भी है। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के एज में हम जा रहे हैं,
और जो एल्गोरिथम्स हैं, उन एल्गोरिथम्स में भी जब जाति घुस गई तब ये जो बड़े पैमाने पर फैसले लेने वाली, जो एक सेकंड में हजारों लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फैसले पहले कोई बाबू बैठ के करता था। अब वो बाबू की जो खोपड़ी में जो भेदभाव है वो एल्गोरिथम में कैलकुलेशंस में घुस रहा है। हमें इस प्रश्न को और युवाओं के रोजगार से अनिवार्य रूप से जोड़ता है, शिक्षा के प्रश्न से जोड़ता है, बौद्धिक नवाचार के प्रश्न से जोड़ता है। इसको भी अनिवार्य रूप से समाजवादी आंदोलन जो चल रहा है उसके भविष्य के जो अनिवार्य करणीय विचारणीय विषय हैं उसमें इनको जोड़ना चाहिए। मैं इतना निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। आप याद करो, जात व्यवस्था बनी कब, कौन से युग में बनी और हम कौन से युग में रह रहे हैं। उस युग की जात व्यवस्था का आज हम जवाब दे रहे हैं तकनीकी योग्यता के समय में। तो मैं आप लोगों से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आज युग है अर्थ का, इसलिए हम लोगों को जात व्यवस्था ने क्या नुकसान किया वो बात तो छोड़ दो। अब जात व्यवस्था क्या नुकसान कर रही है ये जब तक हम नहीं समझाएंगे, जब तक लोग इस पर तैयार नहीं होंगे। इसका समझाने का तरीका ये है कि जिन देशों में जात व्यवस्था नहीं है, जैसे लंका वगैरह है, जहाँ थी वहाँ कम हुई है, वियतनाम वगैरह में कई हुई है, इंडोनेशिया में कम हुई है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन इलाकों में जात व्यवस्था कम हुई है वहाँ विकास दर ज़्यादा है या विकास दर कम है। अगर हम इस तरह से कंपेयर करके लोगों के सामने जाएंगे तो जात व्यवस्था को ख़त्म करने में आसानी होगी। वैसे मैंने आपको सूत्र दे ही दिया कि जब तक सब जातियों में विवाह का संबंध नहीं जुड़ेगा जात व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं दूसरी बात एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग की कुछ समस्याएं अलग हैं, जाति के अलावा भी कुछ समस्याएं हैं, उन सब पर हम विचार करें। और ऐसे सम्मेलनों में अचानक फैसला नहीं हो सकता। इसका एक तरीका ये है, सब तरह के लोग जो एक्सपर्ट हैं वो सब एक जगह थोड़े लोग बैठे और अब तय करें हम कि हमें आगे की क्या राजनीति करनी है। तो मैं इस समय और लंबी बात तो नहीं कहूँगा, पर इतनी बात तो साफ है कि हमें जगह जगह जात तोड़ो सम्मेलन करने चाहिए जिससे लोगों में चेतना पैदा हो। दोनों ही पक्ष आएंगे, इसके पक्ष भी आएंगे विपक्ष भी आएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, जात सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और है। तो जब जब सुरक्षा की गारंटी है तो वो गारंटी अगर ख़त्म हो रही है तो सरकार की तरफ से हमें कोई गारंटी और पैदा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज्ञा दी मुझे 5 मिनट की, मैंने 3 मिनट में ख़त्म कर दिया। आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।